फ्रेंड्स, ये सॉइल मैकेनिक्स का लास्ट पार्ट होगा। पूरी बुक का निचोड़ का जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर। तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जितनी भी बुक्स थी मैंने वहां से जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे ही इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में। तो जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है पार्टिकल के शेप कैसी है, उसकी रफनेस कैसी है, एंड अमाउंट ऑफ इंटरलॉकिंग, एंड वेरीज करता है वो विद डेंसिटी ऑफ सैंड पे एंड विद नॉर्मल फ्रेश डायरेक्ट फ्रेशर पे भी ये वेरी करता है। ये सारे पॉइंट जो है आपको एक ही बुक पे नहीं मिलेंगे। अगर आप सारी बुक का निचोड़ निकालेंगे तब ही आपको ऐसे पॉइंट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये निचोड़ वाली वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि आपको ऐसे पॉइंट्स जो है एक ही बुक में एक ही साथ देखने को नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है डेंसिटी इंडेक्स। तो जो डेंसिटी इंडेक्स होता है टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंडी सॉइल, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को एस्टिमेट करता है सैंडी सॉइल के लिए, उसकी हम बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ राउंडेड ग्रेन लूज सॉइल के लिए। तो लूज सॉइल के लिए कितना होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो होता है 25 से लेकर 30 डिग्री। और डेंस सैंड के लिए कितना होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, वो होता है 32 से लेकर 37 तक। ये पॉइंट जो दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बुक में ऐसे नहीं मिलेंगे। जैसे कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक होती है वहाँ पे आपको ढूंढने पड़ते हैं, तभी आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे उसके। तो यहाँ पे आपको रेडीमेड नोट्स जो है वो बन के मिल रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ। तो जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है क्लेई सॉइल के लिए वो होता है लेस, एंड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है सैंडी सॉइल के लिए वो ज्यादा होता है। ये पॉइंट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है क्लेई सॉइल के लिए वो कैसा होता है, लेस होता है कि ज्यादा होता है कि सेम होता है कि कांस्टेंट, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्लेई सॉइल के लिए लेस होता है एंड सैंडी सॉइल के लिए आपको मोर देखने को मिलता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर बाय सैंड। तो जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर करता है सैंड वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, एंड वो होता है ड्यू टू इंटरलॉकिंग की वजह से आपको रेजिस्टेंस फ्रिक्शन जो होता है वो सैंड में देखने को मिलता है। तो वो स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन होता है जो सैंड ऑफर करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो जितना भी हमारे पास अर्थ का जो प्रेशर होता है, चाहे वो रेस्ट पे हो, चाहे एक्टिव प्रेशर हो, चाहे वो पैसिव प्रेशर हो, तो वो हम उसको मान के चलते हैं लैटरल प्रेशर। चाहे बैकवर्ड की तरफ हो, चाहे अवे हो, चाहे एट पे रेस्ट हो, वो लैटरल प्रेशर जो होता है वो सोइल की वजह से ही एक्सर्ट होता है। तो जो अर्थ प्रेशर होता है एट रेस्ट में, यहाँ पे जो हमारी रिटेनिंग वॉल होती है उसमें आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता, नो मूवमेंट, वो स्टेबल ही रहती है बैकफिल की तरफ। और ये अर्थ प्रेशर जो होता है रेस्ट पे उसको हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटेड बाय थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। ये पॉइंट जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर मैं आपको ऐसे नोट्स दे दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि ये ऐसे पॉइंट होगा। तो आपको वीडियो देखना भी जरूरी है। मैं आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड करवा भी दूंगा, तो आपको वीडियो फिर भी देखना जरूरी है आपके लिए। तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पे जो कैलकुलेट करते हैं वो होता है थ्योरी ऑफ इलास्टिक पे बेस्ड होता है, एंड इसका जो कोफिशिएंट होता है वो होता है इक्वल टू म्यू ओवर 1 - म्यू। ये पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का जो कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है। एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, म्यू ओवर 1 - म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट फॉर।
तो कोफिशिएंट जो अर्थ प्रेशर होता है, रेस्ट की बात हो रही है, उसके बाद हम एक्टिव की बात करेंगे, फिर पैसिव अर्थ प्रेशर की बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी रेस्ट की ही बात हो रही है, तो रेस्ट पर ही आप बने रहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट जो होता है वो होता है लूज सैंड के लिए आपको लेस देखने को मिलता है, एंड जो डेंस सैंड होती है उसमें आपको मोर ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड जो स्टिफ क्ले होती है, स्टिफ क्ले, उसका जो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर होता है वो होता है 0.8, इसकी वैल्यू है। तो ये ना ही लेस होता है ना ही ज़्यादा होती है, यहाँ पे इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करते हैं, 0.8 होता है। एंड ये जो दो पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट बताऊंगा मैं अब आपको, इन दोनों के लिए सेम ही होता है। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट फॉर कंपैक्टेड सैंड इन लेयर एंड स्टिफ क्ले के लिए सेम आपको देखने को मिलता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर के बारे में। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है निकल के आते हैं। यहाँ पे इसके फॉर्मूले वगैरह भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे क्यूरी बेट्स में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है वो भी लैटरल प्रेशर होता है, जो कि एक्सर्ट बाय सॉइल, सॉइल के द्वारा ये एक्सर्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो वॉल होती है वो मूव करती है अवे फ्रॉम द बैकफिल, जो बैकफिल होता है उसके अवे ये मूव करती है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो यहाँ जैसे कि हमारी ये रिटेनिंग बॉल है, यहाँ पे बैकफिल कुछ डाला हुआ है हमें, तो हमारी रिटेनिंग बॉल जो है यहाँ पे ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो जब भी इस पे प्रेशर लगेगा तो उसकी फाइनल पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो ये अवे हो रही है, दूर भाग रही है बैकफिल से। लेकिन जो पैसिव अर्थ प्रेशर होता है ये भी लैटरल प्रेशर होता है, जो एक्सर्ट की जाता है सोइल के द्वारा। इसमें क्या होता है कि हमारी जो वॉल होती है, जो जैसे कि हमारी ये वॉल है, तो यहाँ पे बैकफिल है, तो हमारी वॉल जो है वो बैकफिल की तरफ जाएगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ कोहेजन ऑन सॉइल। जो कोहेजन का इफेक्ट होता है सॉइल पे वो कैसा होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर की जो इंटेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है जब भी कोहेजन का इफेक्ट जो होता है देखने को मिलता है एक्टिव अर्थ प्रेशर की इंटेंसिटी में। तो पैसिव अर्थ प्रेशर की इंटेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोफिशिएंट फॉर कोहेजनलेस ग्रैनुअल सॉइल। तो जो कोफिशिएंट होता है कोहेजनलेस सॉइल, जैसे कि ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, तो उसके लिए एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए कितना होता है, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए होता है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि पैसिव के लिए वैल्यू ये होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाना है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एग्जाम में ये सारे ही ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो वो होता है कोट स्क्वायर ओवर 45 डिग्री प्लस थीटा ओवर 2। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये tan स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको पॉइंट सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोफिशिएंट 4। तो कोफिशिएंट जो होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए, एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात हो रही है, तो उसके लिए कोफिशिएंट जो होता है वो लेस देखने को मिलता है। एंड जो पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए होता है कोफिशिएंट वो ज्यादा होता है। ये ऑलवेज ऐसी ही वैल्यू रहेगी, एक्टिव के लिए कम रहेगी एंड पैसिव के लिए ज्यादा रहेगी। कोफिशिएंट की बात आएगी तब। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बेयरिंग कैपेसिटी। तो बेयरिंग कैपेसिटी आपको पता है कि क्या होती है, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी लोड को वेयर करने की क्षमता को हम बोल सकते हैं बेयरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, तो किस पे डिपेंड करती है, तो बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करेगी हमारी साइज ऑफ फुटिंग पे। साइज ऑफ फुटिंग कितना है, डेप्थ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, उस पर डिपेंड करेगी। एंड शेप कैसी है हमारी फुटिंग की। ये मेनली दो पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर देखने को मिलता है। एंड ग्रेन का जो साइज होता है उसके ऊपर भी देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे
एक पॉइंट और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो जो साइज जो होता है फुटिंग का, उसको हम डिक्रीज करते हैं, उसको हमने कम कर दिया, तो हमारी बेयरिंग कैपेसिटी जो होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में। तो बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की लूज सैंड के लिए वो लेस होती है। लूज सैंड है तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी, डेंस सैंड है तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। एंड एग्जाम में क्वेश्चन जो है इसके ऊपर भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैंने नोट लिखा है कि मिनिमम बियरिंग कैपेसिटी जो होती है, एग्जाम में आपको कौन सोयल के नाम बता देगा कि आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम बियरिंग कैपेसिटी किसकी होती है। तो वो होती है लूज फाइन सैंड जो होता है उसकी। तो लूज सैंड तो मैंने बता दिया, लेकिन फाइन सैंड आप एग्जाम में कोर्स सैंड के ऊपर लगा, लूज कोर्स सैंड के ऊपर भी टिक लगा सकते थे, इसलिए मैंने ये पॉइंट बता दिया कि लूज फाइन सैंड की बेयरिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग इन सैंड। तो जो यूनिट बेयरिंग कैपेसिटी होती है फुटिंग इन सैंड में, वो इंक्रीज होती है विद डेप्थ ऑफ फुटिंग पे एंड विड्थ ऑफ फुटिंग पे। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ कि जो मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो किसकी होती है, वो होती है ग्रेनाइट की। तो जो मिनिमम बेयरिंग कैपेसिटी है वो भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया, एंड जो मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी किसकी होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी ही वीडियो मिल सके। आपको ऐसे पॉइंट जो है कहीं पर नहीं मिलेंगे कि यहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में बताया कि मिनिमम इसकी होती है एंड मैक्सिमम इसकी होती है। तो ऐसे में नोट्स लेके आता हूँ आपके लिए, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों को भी रेफर करें। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो मुझसे ज़्यादा स्कोर कर जाएगा। सभी को जॉब चाहिए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपकी वजह से उनका भी फायदा हो सके, आपको भी थोड़ी सी दुआ मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास सेटलमेंट ऑफ ए फ्लेक्सिबल फुटिंग ऑन कोहेजनलेस सॉइल। तो जो सेटलमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, फ्लेक्सिबल फुटिंग की बात हो रही है यहाँ पे ऑन कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल मीन की सैंड एंड ग्रेवल। तो यहाँ पे सेंटर में आपको लेस देखने को मिलती है एंड एज पे आपको ज्यादा देखने को मिलती है। सेटलमेंट जो है आपको सेंटर पे लेस देखने को मिलेगी एंड एज जो होती है वहां पे ज्यादा आपको सेटलमेंट देखने को मिलती है। फ्लेक्सिबल फुटिंग की बात हो रही है कोहेजनलेस सॉइल के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल फुटिंग। फ्लेक्सिबल फुटिंग की ही बात हो रही है लेकिन अब कोहेसिव सॉइल की बात हो रही है। कोहेसिव सॉइल की बात हो रही है तो वहां पे बाइंडिंग जिसमें प्रॉपर्टी होती है तो आपको सेंटर में है ज्यादा देखने को मिलेगी। कोहेजन सोइल जो है वहाँ पे सेंटर में ज्यादा देखने को मिलती है आपको सेटलमेंट, एंड जो एज होता है वहाँ पे आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। ऐसे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं या तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेटलमेंट की बात करते हैं हम, सेटलमेंट ऑफ रिजिड फुटिंग की बात करते हैं हम। तो रिजिड फुटिंग चाहे कोहेजनलेस सोइल जो हो चाहे कोहेसिव सोइल हो, तो उसके लिए ना ही सेंटर ना ही एज, वहां पे यूनिफॉर्म ही रहती है थ्रू आउट सेटलमेंट जो होती है। रिजिड फुटिंग, रिजिड फुटिंग आपको पता ही है कि बहुत ही रिजिड मटेरियल है हमारा। हमारा जो मटेरियल है बहुत ही सख्त है, कठोर है। रिजिड मटेरियल उसको हम बोल सकते हैं। हमारा कंक्रीट जो है वो भी रिजिड मटेरियल ही मान सकते हैं जब आरसीसी के वो कॉन्टेक्ट में आता है। तो उसकी सेटलमेंट जो रहेगी वो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट। तो यहाँ पे ज्यादा आपको जो माथा मारने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर की बात करते हैं फ्लेक्सिबल फुटिंग के बारे में ऑन नॉन कोहेसिव। नॉन कोहेसिव मान सकते हैं कि कोहेजनलेस सॉइल, मैं आपको कोहेजनलेस सॉइल की बात हो रही है यहाँ पे, सैंड एंड ग्रेवल। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर जो मिलता है फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए कोहेजनलेस सॉइल पे, एज पे आपको ज्यादा मिलेगा, सॉरी एज पे आपको लेस मिलेगा एंड सेंटर पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे पॉइंट आप कीप इन माइंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर की बात हो रही है तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल की बात नहीं हो रही, रिजिड फुटिंग की बात हो रही है ऑन कोहेसिव सॉइल पर। कोहेसिव सॉइल पर बात हो रही है अब तो सेंटर में आपको कम देखने को मिलेगा एंड एज पे आपको
ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल स्ट्रेस की बात हो रही है, तो टोटल स्ट्रेस कैसा होता है? टोटल स्ट्रेस जो होता है वो होता है, आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है, तो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पर आपको लोड पर यूनिट एरिया, उस पर कितना लोड लग रहा है, तो स्ट्रेस को आपको आपको पता है सिग्मा से आप डिनोट करते हैं, तो लोड एक्टिंग ऑन सॉइल पर यूनिट एरिया। किसी भी सॉइल पर कोई लोड लग रहा है, कितने एरिया पे लग रहा है, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। सो टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा पी बाई 2p ओवर A इज इक्वल टू वाई सैचुरेटेड इंटू एच इंटू ए ओवर ए, तो ए से ए कटा गया एंड वाई सैचुरेटेड इंटू एच जो बना वो टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है टोटल स्ट्रेस की ही बात हो रही है, तो वो किसके इक्वल होता है? तो जो टोटल स्ट्रेस होता है वो होता है सिग्मा डैश प्लस म्यू। तो सिग्मा डैश जो है हमारे पास वो क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेस, एंड म्यू जो है वो है न्यूट्रल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन सॉइल। तो इन दोनों का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं टोटल स्ट्रेस। सम ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन सॉइल, उसको हम बोलेंगे टोटल स्ट्रेस। ये पॉइंट आपको कंसिडर करना है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है इसके ऊपर भी बनता है, तो इसको अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हैं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस को हम क्या क्या बोल सकते हैं? इंटरग्रेनुअल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। इंटरग्रेनुअल स्ट्रेस जो ये जो होता है इसको हम सिग्मा डैश से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये स्ट्रेस जो होता है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जहाँ पे उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ये ट्रांसफर होता है, उसको हम इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं या इंटरग्रेनुअल स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिक्रीज इन वॉइड रेशियो। इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है ये जो वॉइड रेशियो होता है सोइल में उसको डिक्रीज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इंक्रीज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल मास के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड जो इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश होता है वो इक्वल होता है, वो होता है सिग्मा प्लस म्यू। तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो सॉरी यहाँ पे माइनस होना था, मैंने प्लस का निशान लगा दिया है, साइन लगा दिया। तो जो टोटल स्ट्रेस होता है वो होता है इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो इक्वल होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रल स्ट्रेस की बात में। तो न्यूट्रल स्ट्रेस जो होता है उसको हम एक और नाम से बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर, म्यू। पोर वाटर प्रेशर के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये इंड्यूस होता है ड्यू टू फिलिंग ऑफ पोर वाटर इन द वॉइड ऑफ सॉइल मास which try to separate out the soil grain। तो ये न्यूट्रल स्ट्रेस जो है, आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होता है? ये सेंटर में होता है। तो ये स्ट्रेस जो होता है किसकी वजह से इंड्यूस होगा? तो जो सोइल के पार्टिकल हैं वहाँ पे सेंटर में, वहाँ पे वॉइड रेशियो होता है, वहाँ पे पानी घुस जाता है, तो उसकी वजह से ये इंड्यूस होता है। तो ये पॉइंट आपको कंसिडर करने हैं। नेक्स्ट, एंड जो म्यू होता है टोट न्यूट्रल स्ट्रेस जो होता है वो इक्वल होता है गामा डब्ल्यू इंटू एच। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कांट रजिस्ट शेयर स्ट्रेस। एंड ये न्यूट्रल स्ट्रेस जो होता है वो शेयर स्ट्रेस जो होता है उसको कभी भी रजिस्ट नहीं कर सकता है। एंड ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? म्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो जो सॉइल की जो वॉल्यूम इंक्रीज होगी उसमें पानी घुस जाएगा तो वो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड पानी घुस जाएगा उसकी वजह से जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए म्यू जो होगा वो इक्वल होगा सिग्मा माइनस सिग्मा डैश टोटल स्ट्रेस माइनस इंटरग्रेनुअल स्ट्रेस या इफेक्टिव स्ट्रेस। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सॉइल्स मैकेनिक्स के
आई थिंक आप सभी को मज़ा आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो डाल दी है एमसीक्यू की, मैंने 200 एमसीक्यू की सीरीज लेके आया हूँ सॉइल मैकेनिक्स की। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आया हूँ मैं। तो अगर मैं एमसीक्यू बनाने बैठूंगा तो एमसीक्यू जो बनेंगे वो आपको 1000 से भी ज़्यादा बनते हैं, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उस सीरीज को अच्छी तरह से लगाइए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट है। तो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।